Today we are going to study here the secretory pathway, and it is completely related with the molecular cell biology and the cell structures, cell organelles which are present inside the cell, from nucleus to rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, Golgi complex, ribosomes, and then vesicles, lysosomes, all are involved in this secretory pathway. Now the basic concept here is that what is secretory pathway. So secretory pathway is the transportation of secretory pathway is the transportation of proteins from internal cell lumen to the rough endoplasmic reticulum, to smooth endoplasmic reticulum, and then to the Golgi complex. And when that protein material which is secreted or synthesized, when it is required outside the cell or inside the cell lumen, then these are transported from one place to another. So this transportation of proteins from one cell organelle to another cell organelle, or inside the cell cytoplasm, or from all these parts of cell to outside the cell, जब ऐसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेल के बाहर होती है, तब फिर ये सारा प्रोटीन जो अंदर सिंथेसाइज किया हुआ है, विच इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए, देन mRNA, देन राइबोसोम्स, और फिर वो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स है, न्यूली डेवलप्ड प्रोटीन्स है, उसका सॉर्टिंग होता है, और फिर वो सॉर्ट किया हुआ प्रोटीन रिक्वायरमेंट के साथ में अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन comes under the secretory pathway. Now let's see here ER translocation, then membrane budding and fusion, ये सारी चीज़ें इसमें included है. ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ देखनी है. शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज सिक्रेटरी पाथवे. सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी हियर द कंप्लीट स्ट्रक्चर. दिस इज इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट पाथवे. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो उन ऑर्गेनेल्स के अंदर में एक ऑर्गेनेल से लेकर दूसरे में इन ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन का, फिर उसमें स्टोर किया जाता है, फिर उस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गेनेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो दिस इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन पाथवे वी विल सी हियर. नाउ सी हियर द एक्सटीरियर पार्ट. ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्सटीरियर पार्ट है, और ये पूरा सेल साइटोप्लाज्म के अंदर का पार्ट है, जिसके अंदर पूरे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. ओके अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहले ये रफ ईआर है, तो जस्ट इमेजिन कि ये लास्ट जो यहाँ की मेम्ब्रेन है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इस न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ये रफ ईआर प्रेजेंट है. ये रफ ईआर के ऊपर, इसको हम रफ ईआर क्यों बोलते हैं, ये हम लोग बेसिकली बीएससी में पढ़ चुके हैं. दिस रफ ईआर, इट इज कॉल्ड एज रफ ईआर बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स आउटर मोस्ट वॉल, और ये राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. ठीक है, सो ये हो गया रफ ईआर. रफ ईआर से फिर ये वेसिकल्स जो हैं ये यहाँ पर आएंगे. इट इज़ स्मूथ ईआर. स्मूथ ईआर के बाद में दिस इज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस पोजीशन होती है, वो भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. सिस पोजीशन वो होती है जहाँ पर रफ ईआर से जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है उसका ट्रांसपोर्ट होकर जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जिस फेस पर जाता है, रफ ईआर से गोल्जी पर जाने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस फेस को हम बोलते हैं, वो फेस जो होता है, वो साइड जो होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, उसको हम सिस फेस बोलेंगे. ओके फिर सिस फेस से वो धीरे धीरे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, एक सिस्टर्नी से दूसरे, दूसरे से तीसरे. ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लास्ट सिस्टर्नी के ऊपर जाता है, एंड दैट फेज इज ट्रांस फेज. ये ट्रांसफेज क्या करेगा कि जितना भी प्रोटीन यहाँ पे गोल्जी की कॉम्प्लेक्स के अंदर में स्टोर किया हुआ है, उसको वेसिकल्स के तौर पर, ये वेसिकल्स यहाँ बनते जाते हैं. इसके लास्ट एंड से देखो एक ग्लोबुलर पार्ट है, ग्लोबुलर एक्सटर्नल एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ सिस्टर्नी, वो वेसिकल्स जनरेट करते जाते हैं. सो ये जो प्रोटीन है अंदर जो स्टोर किया हुआ है, ये प्रोटीन इसके अंदर आके स्टोर होता है, और ये वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सेपरेट होते जाते हैं. ये वेसिकल्स क्या करेंगे कि ये ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी एपरेटस से उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और मेम्ब्रेन के बाहर जाके उसको पोर कर देंगे. साइज देखो सिक्रेटरी वेसिकल्स का, फिर प्राइमरी वेसिकल, देन कोटेड वेसिकल, और फिर बाद में यहाँ आके फ्यूज़ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होने के बाद उसको अपना मटेरियल जो है वो बाहर पोर कर देगा. फिर से यहाँ पर ये
मेम्ब्रेन का जॉइनिंग हो जाएगा, मेम्ब्रेन स्टिक हो जाएगी और ऐसे ये ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है। तो ये तो बताया हमने कि ये एक तरफा हो रहा है, ये दूसरी तरफ से भी होता है कि सेल के आउटर मोस्ट पार्ट में अगर कोई प्रोटीन मटेरियल है या अदर कोई सोल्यूट मटेरियल है जिसको अंदर एंट्री देना है, सो वो आकर यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड होगा। बाउंड होने के बाद फिर वो वेसिकल्स फॉर्म करेगा, जस्ट हियर लाइसोसोम्स, ये देखो ये वेसिकल्स फॉर्म करेंगे और फिर वो ट्रांसपोर्ट आके अगेन ट्रांसफेज पे ज्वाइन होगा। ट्रांसफेज से एक सिस्टर्नी, 2, 3, 4 गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेज पर आएंगे और सिस फेज के बाद यहाँ से फिर से ये सॉर्टिंग होगा, वेसिकल्स बनेंगे और वो वेसिकल्स कहाँ जाएंगे, ईआर के पास जाएंगे। सो ऐसे ही टू एंड फ्रो, एक बार एग्जिट होता है एक बार एंटर होता है, ऐसी टू एंड फ्रो प्रोसेस ये चलती रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटर सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट पाथवे। ये हमने बेसिकली बीएससी में का पोर्शन है हमारा कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, सिक्रेटरी पाथवे क्या है। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों भी स्टोर हाउस का काम करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो खुद लिपिड का सिंथेसाइज करता है और जो ये रफ ईआर के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है उसको भी स्टोर करेगा, जो खुद सिंथेसाइज कर रहा है उसको भी स्टोर करेगा। जो ऐसे दोनों से ये जो प्रोटीन्स है या गोल्जी जो लिपिड्स है इसको टोटल स्टोर करने का काम ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में किया जाता है। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको समझेगा। अगर यहाँ बेसिकली ये चीज़ समझ गई है तो अब मॉलिक्यूलर लेवल पे कि ये एंट्री कैसे होती है, इसको एंटर होने में प्रोटीन को कौन हेल्प करता है, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर सीखनी है मॉलिक्यूलर लेवल पे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट डायग्राम। अब ये डायग्राम देखो, इसको थोड़ा मैंने जूम करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप एंड दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर इम्पोर्ट इनहिबिटर्स। यहाँ पर ये पूरे नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ये रफ ईआर है, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यहाँ एमआरएनए टीआरएनए आता है, जो हमने बीएससी में प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी किया था वो पार्ट यहाँ पर होगा। जब ये राइबोसोम अटैच्ड है रफ ईआर पे तो यहाँ जो भी प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन बनने के बाद इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में स्टोर किया जाएगा, ये एरो मार्क बताया जा रहा है। सो वो पूरा प्रोटीन, न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन जो है वो इस ईआर के अंदर में स्टोर किया जाता है। ये ईआर क्या करेगा, उस प्रोटीन को ऊपर की तरफ में प्रोसीड करेगा। यहाँ पे ऊपर रफ ईआर में स्मूथ ईआर में आ गया। अब ये स्मूथ ईआर है, ये स्मूथ ईआर क्या करेगा कि स्टोरेज करेगा और ये से बड ऑफ करके वेसिकल्स तैयार करेगा। ये प्राइमरी वेसिकल्स, ये सेकेंडरी वेसिकल्स, ठीक है। ये वेसिकल्स जैसे ही बनता है, यहाँ पर बडिंग जैसे ही स्टार्ट होता है, सो COP2 प्रोटीन और COP1 प्रोटीन, ये कोटेड प्रोटीन 1 एंड कोटेड प्रोटीन 2, इनके दोनों के स्पेशल फंक्शन है यहाँ पे कि जब रफ ईआर से मटेरियल प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है तब उसको कौन सा प्रोटीन कोट करेगा, तो COP2 प्रोटीन फ्रॉम रफ ईआर टू गोल्जी, ईआर टू गोल्जी में COP2 प्रोटीन। और उससे रिवर्स जब रिटर्न प्रोसेस होती है और जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वो रफ ईआर पे आता है तब COP1 प्रोटीन उसको कोटिंग करता है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन उस वेसिकल की कोटिंग फॉर्म करती है और वो किसके वजह से होता है, COP1 प्रोटीन एंड COP2 प्रोटीन। यहाँ पर ये COP2 और COP1 का फंक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोटीन सॉर्टिंग। यहाँ प्रोटीन सॉर्टिंग होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अब देखो फिर से जब रफ ईआर से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वो फेस जो रफ ईआर के तरफ होता है, कॉन्वेक्स होता है, दैट फेस इज कॉल्ड एज सिस फेस। बीच वाले जो है ये मेडियल सिस्टर्नी है और जो कॉन्वेक्स फेस है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के तरफ में फेस करेगा वो रहेगा ट्रांसफेज। ये इंटरनल साइड वाला सिस फेज, ये वाला ट्रांसफेज। अब देखो इन बिटवीन यहाँ पर ये COP1 प्रोटीन, यहाँ पर ये COP2 प्रोटीन है, ये यहाँ पर आके बाइंड होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूजन होगा और वो वेसिकल अपना सारा मटेरियल इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर में, सिस्टर्नी के अंदर में पोर कर देगा। वो धीरे धीरे यहाँ पर देखो, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर और फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद और वेसिकल्स फॉर्म होंगे, सिक्रीशन होगा और फिर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन के पास जाके फ्यूज होगा और अपना मटेरियल बाहर पोर कर देगा। इससे रिवर्स प्रोसेस
हमको यहाँ राइट साइड में देखनी है। सपोज आउटर मोस्ट पार्टिकल कुछ है, कुछ प्रोटीन है, कुछ लिपिड है या कोई एलिमेंट है जिसको एंट्री चाहिए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर, तो वो आके यहाँ पर फ्यूज होगी, मेम्ब्रेन एनलार्ज होगा, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, फिर ये दोनों कॉर्नर्स जो है फ्यूज हो जाएंगे, वो वेसिकल फॉर्मेशन हुआ, फिर से उसको कोटिंग होगा, फिर ये वेसिकल आएगा, फिर एक्सटेंड करेगा और यहाँ आकर ट्रांस फेज के ऊपर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस फेज के ऊपर में अटैचमेंट होगी। अगेन क्या हुआ कि मटेरियल जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस फेज पे बाहर से अंदर की तरफ आया सेल के अंदर, यहाँ पर फिर से उसका सॉर्टिंग होगा कि वो लिपिड है, वो प्रोटीन है या वो क्या है। वो सॉर्टिंग होने के बाद में उसको फिर इधर दूसरे वेसिकल के थ्रू आगे किया जाएगा, फिर से COP1 प्रोटीन कोटिंग करेगा, फिर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेज पे आएगा और फिर ये COP1 प्रोटीन के साथ ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वो रफ ER के पास आएगा। रफ ER उसको धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास लाएगा और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू उसको एंट्री देगा। सो ये टू एंड फ्रो प्रोसेस चलती रहती है। इसको हम बोलते सिक्रीटरी पाथवे, कि सिक्रीट जो अंदर हो रहा है मटेरियल वो बाहर कैसे जा रहा है और जो बाहर का सिक्रीशन है उसको अंदर कैसे लाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑर्गेनेल्स, that is rough ER, smooth ER, Golgi complex and the plasma membrane, extracellular matrix, सेल साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रोसेसेस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिक्रीटरी पाथवे। ये फिर से वही डायग्राम है बट यहाँ मैंने COP1 COP2 प्रोटीन्स को देखो कोटिंग किया है। ये न्यूक्लियस है, फिर से ये रफ ER है, यहाँ पर जो भी प्रोटीन बना हुआ है ये वेसिकल्स फॉर्म कर रहे हैं, बर्ड ऑफ हो रहे हैं और उसके ऊपर ये देखो आउटर मोस्ट कवरिंग, ये कोटिंग जो बन गया ये COP2 प्रोटीन है। COP2 प्रोटीन अगेन जो रफ ER से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के तरफ लेके जाएगा, इट इज़ COP2 प्रोटीन, है ना। देखो एरो मार्क कहाँ है, इस तरफ आ रहा है। सो ये COP2 प्रोटीन जब कोट करेगा इसका मतलब ये अंदर से बाहर के तरफ जा रहा है। COP1 प्रोटीन कौन सा है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उसको अंदर के तरफ ला रहा है, इट इज़ COP1। ये दोनों का डिफरेंस हमेशा ध्यान रखो। सो ये COP1 प्रोटीन है। ये सिस फेज है जो रफ ER को फेस कर रहा है, ये ट्रांस फेज है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है। सो इट इज़ द ट्रांस फेज। ये फिर से कुछ कोटिंग प्रोटीन है जो उसको हेल्प करते हैं और फिर बाद में ये 2 से 3 लाइसोसोम्स यूनाइट होते हैं वेसिकल्स, और फिर जब एनलार्ज होकर बड़ी साइज फॉर्म होती है सो इट बिकम्स लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का फंक्शन ये होता है कि इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं और पूरा मटेरियल डाइजेस्ट किया हुआ इस मेम्ब्रेन पे जाके अटैच होते हैं और उसको बाहर की तरफ में फॉरेन पार्टिकल्स को पोर कर देते हैं। सो यहाँ ये वेसिकल्स क्या करेंगे, आके जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स है उसको एनगल्फ करेंगे, उसमें अपना पूरा कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम का डालेंगे, तो लाइसोसोम प्लस कोटेड वेसिकल कंबाइन होते हैं, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं और फिर यहाँ अर्ली एंडोसोम्स के तरह यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर यूनाइट होंगे और फिर उसको बाहर की तरफ में पोर कर देंगे। सो दीज आर सम सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड इट। ये देखो यहाँ पर है वो फंक्शन, यहाँ मैंने बताया आपको, ये वेसिकल है, ये यहाँ आकर इसको ज्वाइन हो गया, अपना सारा सिक्रीशन इसमें पोर कर दिया, ये साइज में एनलार्ज हुआ, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है सब फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे और फिर वो यहाँ आकर ज्वाइन होगा और फिर मेम्ब्रेन के थ्रू उसको पोर कर देंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। अब ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, एक वेसिकल से दूसरे वेसिकल में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सेल साइटोजोल है, ठीक है, ये सेल के अंदर का सब पूरा पार्ट है, ये सेल साइटोजोल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ER है, सॉरी ER का ल्यूमेन है, इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डोनर कंपार्टमेंट है, एक रहता है डोनर कंपार्टमेंट, एक रहेगा टारगेट कंपार्टमेंट। जो यहाँ से डोनेट किया जा रहा है वो टारगेट कंपार्टमेंट में जाके पोर कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर पूरा मटेरियल जो स्टोर किया हुआ है वो एम्पल अमाउंट में है, यहाँ से इसको इधर ट्रांसपोर्ट करना है। सो ये वेसिकल्स हेल्प करते हैं। देखो धीरे से ऐसा बडिंग होगा, बडिंग होने के बाद ये दोनों कॉर्नर्स फ्यूज़ हो जाएंगे, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ये वेसिकल के चारों तरफ कोटिंग हो जाएगा, देन ये आकर टारगेट कंपार्टमेंट के ऊपर फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ होने के बाद ये मेम्ब्रेन बीच में की डिज़ोल्व हो जाएगी, डिज़ोल्व होने के बाद ये मेम्ब्रेन एक कंबाइन हो जाएगी और इसके अंदर का पूरा पोर्शन जो है, पूरा मटेरियल जो है वो ये टारगेट कंपार्टमेंट में पोर कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से ये वेसिकल्स फंक्शन करते हैं, एक सिस्टर्नी से लेकर दूसरे में ट्रांसपोर्ट करना।
सो दिस इज ऑल अबाउट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे ये कार्गो प्रोटीन है, अगर ये कार्गो प्रोटीन है जिसको हम स्टोरेज हाउस में रखा हुआ है, सब बोलेंगे ये डोनर है, इसको ये कार्गो प्रोटीन को डोनेट करना है एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी के अंदर में, या डोनर से टारगेट के तरफ या एक्सेप्टर के तरफ, अगेन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो सी हियर, सो ये प्रोटीन को अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, वो सिर्फ हो जा रहा है ऐसा, बट किसके वजह से हो रहा है वो हमको यहाँ सीखना है। सो सोल्यूबल कार्गो प्रोटीन, सी हियर, हो ये कार्गो प्रोटीन है, ये कार्गो प्रोटीन का क्या होगा कि ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये वी स्नेयर है, यहाँ पर ये दो प्रोटीन्स भी हैं, एक्सेप्टर्स है, रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे ये कार्गो प्रोटीन है। ये पहली स्टेप, इसको इनिशिएशन बोलेंगे। ये यहाँ आकर बाइंड हुआ, ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो प्रोटीन आकर यहाँ पर जब बाइंड होता है तब ये इनिशिएट होता है, कार्गो प्रोटीन इनिशिएट हो जाता है। इनिशिएशन होने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ आकर मूव होगा, मूव होने के बाद देखो ये ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो प्रोटीन आके यहाँ पे इसको अटैच होगा, है ना, कार्गो प्रोटीन के पास अटैच हो जाएगा। ये अटैच होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये बडिंग जैसा शेप स्टार्ट होता है, बडिंग स्टार्ट होता है। बडिंग जैसे ही स्टार्ट होता है उसको कोटिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि वेसिकल बनने वाला है, ये प्रोसेस उसको समझ जाती है। तो जितने भी कोट प्रोटीन्स है, जिसको मैंने कॉप प्रोटीन बोला था, कॉप 2 कॉप 1, है ना, सो ये वो प्रोटीन्स है जो कोट फॉर्म करते हैं। सो दीज कोट प्रोटीन्स क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसको कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो प्रोटीन जब मेम्ब्रेन पे आके बाइंड होगा तो एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन किसका होगा, कार्गो प्रोटीन का। ये एक्टिवेशन और इनिशिएशन होने के बाद क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा। ये सेकेंड स्टेप, ये दोनों का फ्यूजन हो गया, बडिंग होना स्टार्ट हो गया। थर्ड स्टेप, कोटिंग होना स्टार्ट हो गया। देखो ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा धीरे धीरे और ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी। तो ये कोटिंग क्या हो रहा है, फिर से एक राउंड पूरा वेसिकल बन जा रहा है और ये दोनों अभी भी अटैच्ड हैं, ये दोनों अभी भी कार्गो प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो प्रोटीन दोनों अटैच्ड है इनिशिएशन के बाद। अब क्या होगा कि सीजन थर्ड स्टेप क्या होगा कि ये फ्री फ्लोइंग साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट होता हुआ धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा, टारगेट की तरफ जाएगा, एक्सेप्टर की तरफ जाएगा। यहाँ से ये फ्लोट होता हुआ जाएगा, जैसे जैसे एक्सेप्टर के क्लोज जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि इसका आउटर मोस्ट कोटिंग जो है वो अनकोट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेट होने के बाद ये कॉप प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं, फिर से कहीं पे खुद को स्टोर करके रखते हैं। जब दूसरे वेसिकल को ज़रूरत रहेगी फिर वहाँ पर भाग कर चले जाते हैं और वहाँ पर अपना कोटिंग करते हैं। सो ये अनकोट हो जाएगा। अनकोट होने के बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि अब यहाँ से ये टारगेट प्रोटीन जो है ये सेपरेट हो जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो प्रोटीन सेपरेट हो जाएगा। उससे पहले अब इसको चाहिए इसके अंदर एंट्री, डायरेक्ट ये वेसिकल को एंट्री मिलेगी क्या, नहीं, उसके लिए भी उसको किसी रिसेप्टर की, किसी फैक्टर की ज़रूरत रहती है। सो दिस इज थेटरिंग फैक्टर, ये जिसके ऊपर रैब प्रोटीन प्रेजेंट है। ये रैब प्रोटीन यहाँ पर आएगा, इसको अटैच होगा। जैसे ही वो इस वेसिकल को अटैच हुआ तो उससे क्या होगा कि ये टी स्नेयर है, जैसे यहाँ वी स्नेयर और ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो प्रोटीन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसका अटैचमेंट किया, इसको इनिशिएट किया। अब इसको इधर एंट्री के लिए कौन से दो की ज़रूरत रहेगी, टी स्नेयर की। वी स्नेयर पहली स्टेप में, टी स्नेयर लास्ट वाली स्टेप में, और रैब प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों क्या करेंगे, दोनों आते बराबर यहाँ पे इसको इनिशिएट करेंगे और यहाँ पर ये धीरे धीरे डॉक करेगा। डॉक करना यानी स्टे करना, अटैच हो जाना, डॉकिंग। सो ये डॉकिंग स्टेज होता है रैब प्रोटीन का। और डॉकिंग होने के बाद क्या होगा कि अब ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूजन होते बराबर वो जो कार्गो प्रोटीन है उसको एक्सेप्टर में एंट्री मिल गई है। यहाँ से ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो भी सेपरेट हो गया। उसके बाद उसके साथ जो ये एक छोटा वी स्नेयर था वो भी सेपरेट हो गया। सब देखो यहाँ आकर अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं और फिर ये पूरा फ्यूजन हो जाता है और ये प्रोटीन को, कार्गो प्रोटीन को यहाँ पर एंट्री मिल गई। सो यहाँ पर बीच में रिसेप्टर्स फंक्शन करने वाले कितने हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसे हमको समझता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये तो सिर्फ वेसिकुलर पार्ट के अंदर का हुआ। एक वेसिकल एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सो उसमें कौन से कार्गो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन है। वी स्नेयर और ट्रांस मेम्ब्रेन कार्गो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है इनिशिएशन के लिए, और उसको टी स्नेयर और रैप प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्सेप्टर के अंदर एंट्री देने के लिए। ये दो मेन स्पॉट्स इसके ध्यान रखना है हमको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में।
अब देखो इन विट्रो एसे फॉर ER ट्रांसलोकेशन, तो ये ट्रांसलोकेशन वाली एक डायग्राम है जो ER के अंदर है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे फंक्शन परफॉर्म होता है, जो ये वो प्रोसेस है। सो सिक्रीटरी प्रोटीन्स है, कैसे यहाँ मिल रहे हैं या बन रहे हैं, ये आपको आ गया होगा ध्यान में, बट एक रफली मैं बता देती हूँ। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस विद दी हेल्प ऑफ mRNA और tRNA। ये दोनों RNA मिलके राइबोसोम्स को साथ में लेकर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जितने भी रफ ER के ऊपर राइबोसोम्स है, वो जितना भी प्रोटीन बना रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ mRNA एंड tRNA, वो पूरा प्रोटीन कहाँ जा रहा है, देखो ये उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में स्टोर हो रहा है। ये ब्लू कलर के थ्रेड्स यहाँ पे, ये पूरा प्रोटीन है, यहाँ से आकर ये ऐसा फ्लोट होता हुआ आएगा और यहाँ पे पूरा स्टोर होता जाएगा, है ना। ये रफ ER का मेम्ब्रेन है। लेबल्ड सिक्रीटरी प्रोटीन्स, ये पूरे सिक्रीटरी प्रोटीन्स है जो यहाँ पर नए से सिंथेसाइज हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सिंथेसिस तो हो गया, अब ये वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो गए, माइक्रोसोम्स विच अटैच्ड राइबोसोम्स। अब ये छोटे छोटे माइक्रोसोम्स है जिसके अंदर ये राइबोसोम्स अपना प्रोटीन सिंथेसिस करके स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो ये माइक्रोसोम्स क्या करेंगे, ट्रीट विथ डिटर्जेंट। अगर ये फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट किया है, डिटर्जेंट के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा कि, और यहाँ पे इन्होंने प्रोटीएज ऐड किया, दो फंक्शन किए उन्होंने। ये माइक्रोसोम्स को लिया, एक्सपेरिमेंट है ये, माइक्रोसोम्स को लिया, माइक्रोसोम्स के अंदर में ट्रीट विथ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के साथ ट्रीट किया, और यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम के साथ में ट्रीट किया। यहाँ क्या होगा कि पहले डिटर्जेंट डाला, फिर प्रोटीएज एंजाइम डाला, तो हमको यहाँ क्या दिखता है, डाइजेशन ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन्स। वो प्रोटीन पूरा डाइजेस्ट हो गया, देखो ये जितना भी कंबाइंड प्रोटीन है ये पूरा डाइजेस्ट हो गया, और इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इस माइक्रोसोम के थ्रू पूरा बाहर निकल गया है, प्रोटीन डिजॉल्व हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है। बट यहाँ पे क्या है, ऐड प्रोटीएज, सिर्फ पहले प्रोटीएज डाला, नो डिटर्जेंट, तो यहाँ पे कुछ भी, नो डाइजेशन ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन्स। सो ये एक फंक्शन परफॉर्म किया उन्होंने कि प्रोटीन अगर है तो वो कैसे है और उसका डाइजेशन कैसे होता है, वो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे। इन विट्रो असे फॉर ER ट्रांसलोकेशन, ये फिर से उसी का आगे का पार्ट है जो हमको अभी इसमें नहीं देखना है। नाउ SRP साइकिल, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो SRP साइकिल कैसे रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। सिग्नल रिकग्निशन रिसेप्टर, ये है जो ट्रांसलोकॉन कैसे होता है, सिग्नलिंग कैसे हो रहा है, या सिक्रीटरी पाथवे कैसे चल रहा है, वो यहाँ पे बताएगा। SRP साइकिल, ठीक है। SRP का लॉन्ग फॉर्म है सिग्नल रिकग्निशन, सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन, है ना। ये देखो SRP रिसेप्टर। अब अगेन राइबोसोम्स है, सो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, mRNA आएगा, tRNA आएगा, अमाइनो एसिड्स आएंगे और प्रोटीन का सिंथेसिस होता जाएगा। ये पर्पल कलर यहाँ अमो, ये देखो NH3 आ रहा है, यानी ये प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। सो इट इज सिग्नल सीक्वेंस, ओके। अब ये सपोज प्रोसेस यहाँ पे शुरू है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या है, सो हमको यहाँ देखना है, ये SRP, ग्रीन कलर का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर क्या है, ये SRP अगेन सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन। सो ये प्रोटीन क्या कर रहा है, यहाँ पे आके इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है, जो न्यू सिंथेसाइज हुआ है उस प्रोटीन के साथ SRP बाइंड हो गया। SRP बाइंड होने की वजह से क्या होगा कि ये SRP इसको यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर में एंट्री देगा। ये नया प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, उस ER के अंदर उस प्रोटीन को एंट्री अगर चाहिए तो उसको हेल्प कौन करेगा, तो ये SRP हेल्प करेगा। SRP के सिवा, SRP के बिना जो नए प्रोटीन राइबोसोम बना रहे हैं वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में नहीं जा सकते। उसको किसकी ज़रूरत होती है, उसको SRP प्रोटीन की ज़रूरत होती है, SRP प्रोटीन की। अब कैसे होगा, सो ये फंक्शन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सी हियर कि जैसे ही वो नया प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ ब्लू एंड पर्पल कलर का, उसको अगर एंट्री यहाँ चाहिए है ER ल्यूमेन के अंदर मेम्ब्रेन में से जाने के लिए, सो SRP आके बाइंड होगा। बाइंड होने की वजह से क्या होगा कि ये SRP का यहाँ पर सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, यहाँ पर रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर के ऊपर वो SRP बाइंड होता है। सिर्फ SRP ही यहाँ पे बाइंड हो सकता है। वो अगर बाइंड होता है तो ये गेट चैनल ओपन हो जाता और फिर ये प्रोटीन को अंदर एंट्री मिल जाती है। सो देखो ये राइबोसोम के साथ इस प्रोटीन को अटैच होकर SRP आ रहा है, SRP इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा। बाइंड होते बराबर क्या हुआ कि गेट चैनल्स ओपन हो गए। देखो ये गेट जो है बंद है, ये ओपन हो गया।
इस गेट को ओपन होते बराबर क्या होगा, राइबोसोम आके वहाँ अटैच हो जाएगा और वो जो प्रोटीन है जिसको अंदर एंट्री चाहिए थी, ट्रांसलोकॉन यहाँ क्लोज्ड है, ये ट्रांसलोकॉन ब्लू कलर का येलो कलर का गेट है वो ओपन हो गया, ट्रांसलोकॉन ओपन, ये पूरा प्रोटीन जो है अंदर के तरफ में एंटर हो गया है। देन क्लिव्ड सिग्नल सीक्वेंस, यहाँ पे ये दोनों प्रोटीन सेपरेट हो गए और वो प्रोटीन का पार्ट क्लीवेज होके अंदर के तरफ में ल्यूमेन में आ गया है। अब यहाँ से ये राइबोसोम जाएगा और फिर उस क्लीव को करके पार्ट को बचा हुआ जो नया प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो पूरा देखो, यहाँ छोटी सी चेन थी ब्लू कलर की, यहाँ पे वो नया सिंथेसाइज करता जा रहा है और उसको ल्यूमेन में डालता जा रहा है ना। सो दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ दी एसआरपी प्रोटीन। सो पहले एसआरपी रिसेप्टर पे बाइंड होगा, फिर उसको एंट्री मिलेगी, फिर एक जो ट्रांसलोकॉन है वो ओपन हो जाएगा, ट्रांसलोकॉन ओपन होने के बाद सिग्नल सीक्वेंस जो है वो क्लिव हो जाएगा, वो सिग्नल का सीक्वेंस क्लिव होने के बाद जो मेन प्रोटीन है जिसको एंट्री चाहिए वो प्रोटीन धीरे धीरे ल्यूमेन के अंदर एंटर होगा। इन बिटवीन दिस प्रोसेस इट रिक्वायर्स एटीपी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो एटीपी का कन्वर्शन मतलब फॉस्फेट ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो एटीपी का कन्वर्शन एडीपी में हो जाएगा और फिर बाद में यहाँ पे फिर से दो जगह पे हमको एटीपी लगते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड, और फिर वो फ्री फ्लोटिंग फोल्डेड प्रोटीन इस ल्यूमेन के अंदर में आ जाता है, फिर राइबोसोम यहाँ से सेपरेट हो जाता है। सो ये पूरी जो साइकिल है ये एसआरपी की है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन। तो वो क्या फंक्शन करता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है, तो जो राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना रहे हैं उसको उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में जब प्रोटीन को स्टोर करने का काम है, उसका प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर उसको एंट्री करने का काम है, तब उसको कौन हेल्प करेगा, तो सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, और उसके लिए रिसेप्टर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एसआरपी साइकिल। ये एसआरपी, अब इसमें एसआरपी साइकिल का एक पार्ट और है, ये सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन आपने देखा, इसमें जी प्रोटीन का भी काम करता है, जीटीपी, ग्वानिडीन ट्राईफॉस्फेट है ना, तो वो जीटीपी का भी फंक्शन होता है। वो फिर से आपको यहाँ पर गेट चैनल ओपन होगा, जीटीपी आके बाइंड होगा। सो जैसे एसआरपी वहाँ हुआ था वैसा यहाँ जीटीपी है, एसआरपी रिसेप्टर के ऊपर जीटीपी बाइंड मॉलिक्यूल रहता है अल्फा और बीटा। सो क्या होगा, अगेन देखो यहाँ एसआरपी रिसेप्टर के ऊपर एसआरपी जैसे ही बाइंड हुआ, सो जीटीपी में से क्या हो रहा है कि गेट चैनल ओपन हो रहा है, ये गेट चैनल ओपन हुए बराबर जीटीपी यहाँ पे दोनों है, रिसेप्टर ये रहेगा, इसको गेट इन ओपन ऑपोजिशन, ट्रांसलोकॉन से उसको अंदर एंट्री मिल जाएगी, ये ईआर मेम्ब्रेन, ईआर ल्यूमन, और फिर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बाहर की तरफ एक रिलीज हो जाएगा, यानी जीटीपी में से एक जाने के बाद जीडीपी बचेगा, तो ये जीडीपी जो है ये एसआरपी, देन यहाँ पर फिर से ये जीडीपी है, बाइंड होके अगेन जीडीपी है, ये ये जीडीपी को फॉस्फेट ग्रुप यहाँ बाइंड होता है राइबोसोम के साथ, जिससे कि वो ट्राई फॉस्फेट फॉर्म करता है। जब यहाँ ट्राई फॉस्फेट बन गया तो वो राइबोसोम फिर से साइकिल फॉर्म करता है, यहाँ पे आएगा, फिर से एक मॉलिक्यूल का यूज़ करेगा, जीटीपी का कन्वर्शन जीडीपी में होगा, वो प्रोटीन को अंदर एंट्री मिलेगी, अगेन इट बिकम्स जीडीपी, फिर वो प्रोसेस चल रही है, ऐसी ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसे जीटीपी का भी फंक्शन यहाँ पे है और ऐसे एसआरपी की साइकिल कंटिन्यू चलती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, ये तो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है, ये राइबोसोम है, ये इतना डीप में हमको जाना नहीं है, जो उतना इम्पोर्टेंट फंक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन एंड सिक्रीटरी पाथवे, कि सारे सेल ऑर्गेनल्स कैसे फंक्शन करते हैं, सिक्रीटरी पाथवे कैसे चलता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम थी जिसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो it was all about the secretory pathway. Thank you friends.